वोक राजनीति के इस दौर में एक नया नैरेटिव फ्रेम धीरे धीरे आकार ले रहा है। जेन ज़ेड को लगातार भड़काया जा रहा है ताकि वह अराजकता फैलाने और सत्ता परिवर्तन का औजार बन जाए। विश्व भर के जिस युवा वर्ग को कभी जनसांख्यिकी क्षमता के दृष्टिकोण से देखा जाता था, केवल एक दशक के भीतर वह वैचारिक टकरावों और बड़े बड़े भूराजनीतिक षड्यंत्रों के खेल में मात्र एक मोहरा बनकर रह गया है। ग्लोबल साउथ आज वोकतंत्र की जेन ज़ेड टूलकिट की मुख्य प्रयोगशाला बन चुका है। नेपाल और बांग्लादेश से लेकर मेडागास्कर और केन्या तक क्रांति के नाम पर जेन ज़ेड को आगे किया जा रहा है एक ऐसा जुमला जो अराजकता को वैचारिक सम्मान देता है। लेकिन भारत का युवा अपनी कहानी कुछ अलग ढंग से लिख रहा है। पश्चिमी मीडिया का एक वर्ग जहां लगातार भारतीय युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाता रहता है, वहीं भारत की जेन ज़ेड मंदिर पर्यटन को पुनर्जीवित करने नए सांस्कृतिक प्रयोगों के जरिए अपनी धार्मिक जड़ों से पुनः जुड़ने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी सभ्यतागत कहानी कहने में ज्यादा रुचि दिखा रही है। अगर इस लिहाज से देखें तो भारत के संदर्भ में वोकतंत्र की जेन ज़ेड स्क्रिप्ट जरा भी फिट नहीं बैठ रही। आगे के खंडों में यह विश्लेषण किया गया है कि किस तरह भारत की जेन ज़ेड देश के धार्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत पुनरुत्थान की अगुवाई कर रही है और साथ साथ भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर वामपंथी नैरेटिव्स के शिकंजे को कमजोर कर रही है। भारत का युवा वर्ग और धार्मिक पर्यटन का उभार अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भारत में मंदिर पर्यटन में किस प्रकार से अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली, इसकी विस्तृत कवरेज स्टॉप हिंदद्वैशा पहले ही कर चुका है। इसके बाद के समय में मनाए गए नववर्ष के उत्सवों का यदि सूक्ष्म निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि एक आम भारतीय के सार्वजनिक व्यवहार में एक स्पष्ट बदलाव दिखाई दिया। कई लोगों ने पारंपरिक पश्चिमी शैली की न्यू ईयर पार्टियों से दूरी बनाते हुए मंदिर दर्शन और धार्मिक तीर्थयात्राओं को प्राथमिकता दी। इस बदलाव का असर पूरे देश में दिखा, जहां अयोध्या राम मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर और दिल्ली के अक्षरधाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अकेले अयोध्या राम मंदिर में ही 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जिनमें से बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो साल की पहली आरती के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े रहे। 2026 के स्वागत के साथ ही धार्मिक पर्यटन की यह लहर और तेज हुई, खासकर जेन ज़ेड के बीच पश्चिमी अंदाज की न्यू ईयर शराब पार्टियों से दूरी बनाते हुए बड़ी संख्या में युवा भारतीयों ने नए साल की शुरुआत मंदिर दर्शन और पूजा अर्चना के साथ करना चुना है। भास्कर इंग्लिश की एक रिपोर्ट के अनुसार नववर्ष 2026 के पहले ही दिन करीब 25 लाख श्रद्धालु अयोध्या, काशी और मथुरा पहुंचे, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा जेन ज़ेड का था। उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के पर्यटन विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि 2026 के स्वागत के लिए काशी पहुंचने वाले युवाओं की संख्या पहले से कहीं अधिक रही। युवाओं ने गंगा घाटों पर समय बिताया, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा किया। भारत में आध्यात्मिक पर्यटन में आई हालिया बढ़ोतरी में जेन ज़ेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्विकास और मंदिरों व अन्य हिंदू तीर्थस्थलों की बढ़ती मीडिया मौजूदगी, इन सभी कारणों ने युवा के बीच धार्मिक पर्यटन के प्रति रुचि को नई ऊर्जा दी है। भारत की जेन ज़ेड आध्यात्मिक पर्यटन की परिभाषा को भी नए सिरे से गढ़ रही है, समकालीन युवा संवेदनाओं के अनुरूप उसे नए रूप में प्रस्तुत करते हुए, लेकिन तीर्थस्थलों की धार्मिक मर्यादा और सनातनी प्रकृति का सम्मान बनाए रखते हुए। युवा यात्री अब धार्मिक पर्यटन को लेजर और वेलनेस ट्रैवल के साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म से भी जोड़ रहे हैं। इसी मांग को देखते हुए ट्रैवल कंपनियां ऐसे पैकेज पेश कर रही हैं जिनमें पारंपरिक मंदिर दर्शन के साथ योग रिट्रीट्स, चुने हुए भोजन अनुभव और रिवर राफ्टिंग व बंजी जंपिंग जैसी आउटडोर गतिविधियां भी शामिल हैं। ऋषिकेश, बोधगया और केदारनाथ जैसे गंतव्य जेन ज़ेड के लिए खास तौर पर आकर्षक बनकर उभरे हैं, जहां मंदिर दर्शन के साथ प्रकृति भ्रमण, ध्यान सत्र, ट्रेकिंग और योग रिट्रीट्स को सहज रूप से जोड़ा जा सकता है। यात्रा रुझानों के विश्लेषण बताते हैं कि आज भारत में घरेलू पर्यटन का लगभग
प्रतिशत हिस्सा आध्यात्मिक पर्यटन से जुड़ा है। यह क्षेत्र 16% की वार्षिक दर कागज से बढ़ रहा है, जिसमें जेन जेड एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में उभर रही है। कुल बुकिंग्स में जेन जेड की हिस्सेदारी लगभग 12% है और इसमें साल दर साल 15% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। एक साफ पैटर्न सामने आ रहा है। जेन जेड अब परिवार के साथ अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा ज्यादा कर रही है। जहां शहरी जेन जेड धार्मिक पर्यटन की समग्र वृद्धि को आगे बढ़ा रही है, वहीं ग्रामीण जेन जेड भी स्थानीय सेवाओं, होमस्टे मॉडल्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के जरिए उद्यमशील भूमिकाओं में कदम रख रही है। लंबे समय तक भारत के युवाओं को औपनिवेशिक चश्मे से देखा जाता रहा है। उन्हें अक्सर या तो पूरी तरह पश्चिमी संस्कृति में डूबा हुआ दिखाया गया या केवल पश्चिमी मूल्यों और आदर्शों को अपनाने हेतु अति आतुर के रूप में चित्रित किया गया। भारत के युवा वर्ग की आकांक्षाओं को आमतौर पर अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी सिनेमा, संगीत, फैशन, लाइफस्टाइल और संस्कृति के प्रति आकर्षण के लेंस से चित्रित किया जाता रहा है, लेकिन अब जेन जेड इन धारणाओं को खुलकर चुनौती दे रही है। आधुनिकता की भाषा में पारंगत भारतीय युवा अब पश्चिम के प्रति अति आकर्षण के इस मिथक को तोड़ते हुए आधुनिकता के साथ अपनी शर्तों पर सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं और साथ ही नित नवीन, गतिशील व रचनात्मक तरीकों के माध्यम से अपनी धार्मिक व सभ्यतागत जड़ों से पुनः जुड़ रहे हैं। भजन क्लबिंग और भारत की जेन जेड का सांस्कृतिक मोड़। जब मिलेनियल्स अपने 20s में थे, तब युवा संस्कृति का मतलब अक्सर पश्चिमी ढर्रे की पार्टियों में शामिल होना होता था। तेज शोर वाला संगीत, देर रात तक चलने वाले क्लब या बॉलीवुड डिस्को बीट्स पर थिरकती भीड़। युवावस्था में अच्छा समय बिताने और मनोरंजन की परिभाषा बार और क्लबों में समय व्यतीत करने व धूम्रपान और शराब के इस्तेमाल से जुड़ी था। यह मनोरंजन का एक ऐसा मॉडल था जो खुले भोगवाद और पश्चिमी संस्कृति के अंधाधुंध अनुसरण पर टिका हुआ था। पश्चिमी मीडिया द्वारा प्रकाशित ऐसे लेख, जो अक्सर भारत की पितृसत्तात्मक संस्कृति और यहाँ के रूढ़िवादी समाज की आलोचना करते नहीं थकते, आज भी परंपरा बनाम आधुनिकता के एक बेहद सरलीकृत विभाजन के विमर्श में अटके हुए हैं। पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता की धारणाओं और औपनिवेशिक सोच के मिथकों की लेंस से गढ़े गए ये नैरेटिव्स भारतीय समाज को इसलिए रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक ठहराते हैं क्योंकि यहाँ नैतिक सीमाओं पर जोर दिया जाता है, जैसे देर रात की शराब पार्टियों का विरोध, विवाहपूर्व संबंधों और लिव इन रिश्तों को लेकर संकोच और पारंपरिक हिंदू पर्वों को महत्व देना। लेकिन जेन जेड अब इस आधुनिक समय के अत्याचार साहित्य को सिरे से पलट रही है। भारत की जेन जेड धार्मिक मूल्यों और समकालीन संवेदनाओं को सहज रूप से जोड़ने वाले नए सांस्कृतिक रूपों को अब खुलकर अपना रही है। इसी बदलाव का एक सशक्त उदाहरण है भजन क्लबिंग, जो हाल के महीनों में जेन जेड के बीच तेजी से लोकप्रिय हुई है। युवा भारतीय अब शराब पार्टियों से हटकर लाइव म्यूजिक और जैमिंग सेशंस की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पारंपरिक भजनों को इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और गिटार के साथ नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। रॉक कॉन्सर्ट जैसा माहौल रचने वाले ये आयोजन उन युवाओं को बड़ी संख्या में आकर्षित कर रहे हैं जो आधुनिक, ऊर्जावान और सहभागितापूर्ण तरीकों से अपनी धार्मिक जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। इस तरह भजन क्लबिंग को भारत की जेन जेड की नई पार्टी संस्कृति कहा जा सकता है। शराब केंद्रित मनोरंजन के पुराने घिसे पिटे ढांचों से अलग, ये कॉन्सर्ट्स इमर्सिव म्यूजिक, मध्यम रोशनी और सामूहिक नृत्य के जरिए एक आधुनिक क्लब जैसा माहौल रचते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ प्लेलिस्ट में भजन और मंत्र होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम जैसे लोकप्रिय भजनों पर आधारित परस्पर संवादात्मक जैमिंग सेशन से लेकर मंत्रों और भक्ति संगीत पर केंद्रित औपचारिक कार्यक्रमों तक भजन क्लबिंग कई रूपों में सामने आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भजन क्लबिंग की बढ़ती लोकप्रियता भारतीय युवा वर्ग के तेजी से बदलते मानसिक परिवेश को दर्शाती है। देश का युवा वर्ग अब नववर्ष जैसे अवसरों को घिसी पिटी शराब और सिगरेट वाली पश्चिमी स्टाइल पार्टीज के बजाय ऐसे आयोजनों के माध्यम से मनाना चाहता है जो आध्यात्मिक संस्कृति को आधुनिक परिवेश में पुनर्जीवित करते हों। जेन जेड अब नया साल कुछ ऐसे रोचक और विशुद्ध भारतीय अंदाज में मनाना चाहती है
जहां पारंपरिक कीर्तन के स्वरूप को एक समकालीन मंच पर नए सिरे से रचा जाए। इन आयोजनों में शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। दिल्ली और मुंबई से लेकर बेंगलुरु और पुणे तक कैफेज और ऑडिटोरियम में आयोजित भजन क्लबिंग नाइट्स आज जेन ज़ेड के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुकी हैं। एक युवा नेतृत्व वाले सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में उभरती भजन क्लबिंग व्यापक धार्मिक पुनर्जागरण में अपना योगदान दे रही है। अब यह प्रोफेशनल टिकटेड कॉन्सर्ट्स के दायरे में भी प्रवेश कर चुकी है, जहां युवा दर्शक इन आयोजनों में शामिल होने के लिए अच्छी खासी राशि चुकाने को तैयार हैं। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े इस बदलाव की पुष्टि करते हैं। 2024 की शुरुआत से मॉडर्न कीर्तन, भजन क्लबिंग और सोबर रेव इंडिया जैसे शब्दों की सर्च में 400 से 600% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भजन क्लबिंग को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली भाई बहन की जोड़ी प्राची और राघव अग्रवाल ने शुरुआत छोटी छोटी लिविंग रूम बैठकों से की थी। महज 1 साल के भीतर वे मुंबई में एक ही कॉन्सर्ट के लिए 500 से ज़्यादा टिकट बेचने लगे। 1 दशक पहले तक इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल था कि युवा भारतीय नए साल का स्वागत शराबमुक्त धार्मिक संगीत सभाओं के जरिए करेंगे। लेकिन बीते 10 वर्षों में आए गहरे दृष्टिकोणात्मक बदलाव, जिसने भारत की आंतरिक आत्मछवि को बदला और सभ्यतागत चेतना के नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने उसकी प्रस्तुति को नया रूप दिया, ने इस परिवर्तन को संभव बनाया है। ये बदलाव परस्पर पोषक रहा है। जहां भारत के धार्मिक पुनरुत्थान ने जेन ज़ेड के मूल्यों और पसंद को आकार दिया, वहीं जेन ज़ेड ने स्वयं इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। पिछले कुछ वर्षों में युवाओं द्वारा रचे गए डिजिटल कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता, जो भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य का उत्सव मनाता है, उसके प्राचीन इतिहास को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करता है और धार्मिक चेतना को केंद्र में रखता है, ने इस उभरती युवा संस्कृति को और ज्यादा गहराई दी है। भजन क्लबिंग जैसे हाइब्रिड सांस्कृतिक रूपों को इसी डिजिटल तंत्र से ताकत मिली है। इसी तरह इस्कॉन के युवा आयोजनों में होने वाले कीर्तन और आर्ट ऑफ लिविंग के ध्यान सत्रों को भी सोशल मीडिया पर व्यापक दृश्यता मिली है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण और उद्घाटन भारत की सभ्यतागत कथा में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर धार्मिक कंटेंट के उभार को भी तेज किया, जिसे आकार देने में जेन ज़ेड ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा धार्मिक इन्फ्लुएंसर्स अब संगीत, कैप्शन और विजुअल स्टोरीटेलिंग के अद्वितीय समन्वय के माध्यम से हिंदू तीर्थस्थलों को एक ऐसे समकालीन सौंदर्यबोध के लेंस से प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्पष्ट दिखाई देता है। 2024 में शुरू किए गए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स ने इस प्रवृत्ति को औपचारिक मान्यता भी दी, जहां कई धार्मिक इन्फ्लुएंसर्स को सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैदिक विरासत के प्रसार में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कैंपस में चरमपंथी वर्चस्व से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तक भारत में कैंपस राजनीति लंबे समय तक वामपंथी तंत्र के प्रभाव में रही है, जहां असहमति और विरोध के नाम पर छात्रों को अक्सर परोक्ष रूप से अराजकता और राष्ट्रविरोध की दिशा में मोड़ा जाता रहा है। कई भारतीय विश्वविद्यालयों में अकादमिक विमर्श पर अतिवामपंथी बयानबाजी का गहरा असर रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए कि मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभागों के कुछ अध्यापक खुले तौर पर अलगाववादी सोच को बढ़ावा देते पाए गए और कभी कभी तो अकादमिक शोध के नाम पर आतंकवाद का महिमामंडन तक किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों पर वामपंथ का लंबे समय से दबदबा रहा है, जिसके फलस्वरूप भारत के विश्वविद्यालय परिसरों में कट्टर वाम विचारधारा का आक्रामक प्रचार प्रसार होना एक आम बात बन गई। हालांकि हालिया रुझान एक स्पष्ट बदलाव की ओर इशारा करते हैं। विश्वविद्यालय परिसरों में जेन ज़ेड अब वामोदारवादी राजनीति को तेजी से खारिज कर रही है। सितंबर 2025 में घोषित दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनावों के नतीजे इस बदलाव को साफ तौर पर रेखांकित करते हैं। आरएसएस समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने अध्यक्ष पद सहित 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की। देश के गृह मंत्री ने इस जीत का स्वागत करते हुए कहा कि यह राष्ट्र प्रथम विचारधारा में
युवाओं के निरंतर विश्वास को दर्शाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों में एबीवीपी ने अपने अभियान का केंद्र स्थानीय और छात्रहित से जुड़े मुद्दों को बनाया, जैसे सांस्कृतिक और अकादमिक सोसाइटीज़ के लिए बढ़ा हुआ फंड, रियायती स्वास्थ्य बीमा, पूरे कैंपस में मुफ्त वाईफाई और स्पेशल नीड्स वाले छात्रों के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑडिट। इसके बावजूद जीत का पैमाना एक गहरे वैचारिक बदलाव की ओर संकेत करता है। यह उस कैंपस में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाता है, जहां लंबे समय तक चरमपंथी नैरेटिव्स का दबदबा रहा, जो राष्ट्रवाद को खारिज करने और आरएसएस को व्यवस्थित रूप से बदनाम करने पर आधारित थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, जिसे लंबे समय से चरमपंथी राजनीति का गढ़ माना जाता रहा है, अब वहां भी स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगे हैं। भले ही 2025 के छात्रसंघ चुनावों में एबीवीपी शीर्ष पद हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसके एक उम्मीदवार ने संयुक्त सचिव का पद जीता, जिससे उसने लगभग एक दशक बाद उल्लेखनीय वापसी दर्ज की। इसके अलावा एबीवीपी ने 42 में से 24 काउंसलर सीटें हासिल की, जिससे छात्रसंघ में उसकी हिस्सेदारी 50% से अधिक हो गई। दशकों तक जेएनयू आक्रामक हिंदू विरोधी राजनीति का केंद्र बना रहा है, जहां कट्टर वामपंथी छात्र संगठन कैंपस पर हावी रहे और लगातार हिंदू विरोधी नैरेटिव्स को आगे बढ़ाते रहे। हिंदू देवी देवताओं का खुल्लम खुला मजाक उड़ाने वाले आयोजनों से लेकर ब्राह्मण समुदाय को निशाना बनाने वाले नारों तक चरमपंथी कैंपस राजनीति ने लगातार यह छवि गढ़ी कि भारत का शिक्षित युवा वर्ग हिंदुत्व का घोर विरोधी है और अपनी ही सभ्यतागत विरासत के प्रति तिरस्कार भाव रखता है। जेएनयू का चरमपंथी तंत्र खुद को कैंपस संस्कृति का स्वयंभू संरक्षक बनाकर पेश करता रहा, जहां राष्ट्रवादी या गैरवामपंथी विचार रखने वाले छात्रों को अक्सर या तो परेशान किया जाता था या हाशिए पर धकेल दिया जाता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में एक साफ बदलाव देखने को मिला है। चरमपंथ के वैचारिक वर्चस्व को संतुलित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों ने कैंपस में विचारों की विविधता के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल माहौल बनाया है। इस परिवर्तन को विजयादशमी के अवसर पर कैंपस में आयोजित आरएसएस के पारंपरिक पथ संचलन से बेहतर शायद ही कोई उदाहरण चित्रित करता हो। 2025 के पथ संचलन के वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उनमें छात्रों की बड़ी भागीदारी साफ दिखाई दी। आरएसएस ने जेएनयू में पहली बार पथ संचलन का आयोजन 2023 में किया था। दिसंबर 2022 में जेएनयू में इस्कॉन के तत्वावधान में गीता जयंती का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में शहर भर से करीब 500 लोग शामिल हुए, जिनमें छात्रों की भागीदारी उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम में इस्कॉन भक्तों द्वारा प्रस्तुत फ्यूजन कीर्तन, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, के साथ गीता की पारंपरिक व्याख्याओं पर पैनल चर्चा और समकालीन जीवन में उसकी प्रासंगिकता पर जीवंत संवाद भी शामिल था। स्वतंत्रता के बाद से शहरी भारत का सांस्कृतिक और साहित्यिक सार्वजनिक क्षेत्र लगभग पूरी तरह से वामपंथी तंत्र के वर्चस्व में रहा है। चूंकि युवाओं की भागीदारी बड़े पैमाने पर प्रचलित सांस्कृतिक विमर्श से आकार लेती है, इसलिए युवा भारतीय अक्सर इन वैचारिक नैरेटिव्स के निष्क्रिय उपभोक्ता बनते चले गए। साहित्यिक उत्सवों, सांस्कृतिक आयोजनों और अकादमिक मंचों पर वामपंथी दृष्टिकोण की निरंतर मौजूदगी ने पीढ़ी दर पीढ़ी युवाओं को सूक्ष्म रूप से चरमपंथी विचारधाराओं की ओर धकेल दिया। हालांकि पिछले एक दशक में सोशल मीडिया के तेज उभार ने इस समीकरण को काफी हद तक बदल दिया है। जेन ज़ेड अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग भारतीय इतिहास, संस्कृति, राजनीति और समाज को लेकर प्रचलित वामपंथी नैरेटिव्स को चुनौती देने और उन्हें एक्सपोज करने के लिए कर रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया ने उस पारंपरिक एलीट सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रभाव को कमजोर किया है, जिस पर लंबे समय से वामपंथ का नियंत्रण रहा है। नतीजतन जेन ज़ेड का एक बड़ा हिस्सा अब उसके वैचारिक शिकंजे से बाहर निकल चुका है। दरअसल आज धार्मिक सार्वजनिक क्षेत्र का पुनरुत्थान स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है, जिसकी अग्रिम पंक्ति में जेन ज़ेड खड़ी है। जो दृश्य एक दशक पहले तक अकल्पनीय लगते थे, जैसे कैफे के बाहर युवा भारतीयों का हनुमान चालीसा का पाठ करना या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का खुले तौर पर
भारत की वैदिक विरासत पर चर्चा करना आज वे सामान्य होते जा रहे हैं। भारत का व्यापक सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण नैरेटिव को निर्णायक रूप से बदल चुका है और इसी के साथ यह भी तय कर रहा है कि युवा अब पहचान, परंपरा और आधुनिकता से किस तरह से संवाद कर रहे हैं। समापन टिप्पणी। मैकाले की औपनिवेशिक विरासत को ध्वस्त करना। भारत की जेन ज़ेड अब अपने व्यवहार, पसंद नापसंद के मानदंड और प्राथमिकताओं के जरिए मैकाले की औपनिवेशिक विरासत को खुली चुनौती दे रही है। वह ऐसे तरीकों के माध्यम से औपनिवेशिक आख्यानों को ध्वस्त कर रही है जिन्हें पश्चिमी उदारवादी ढांचों के अंतर्गत आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता। भारत की युवा पीढ़ी के वैचारिक रुझान, उनकी पसंद और सोच आयातित वैचारिक खांचों में जबरन फिट नहीं बैठते। यही कारण है कि वामउदारवादी तंत्र की झुंझलाहट लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत का युवा वर्ग उस चरमपंथी अराजकतावादी मॉडल के अनुरूप चलने से साफ इनकार कर रहा है जिसे मीडिया, अकादमिक जगत और नागरिक समाज के कुछ हिस्से आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तब हिंद द्वेष पहले भी इस बात को रेखांकित कर चुका है कि पश्चिमी मीडिया किस तरह के हथकंडे अपनाकर गैर पश्चिमी समाजों में अशांति और अस्थिरता का बेहद नाटकीय, अतिशयोक्तिपूर्ण और रोमांटिक चित्रण करता है। इस मुहिम में वह जेन ज़ेड का इस्तेमाल एक औजार की भांति करता है और भारत जैसे स्थिर लोकतंत्रों के युवाओं को सड़कों पर उतरने और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कमजोर करने के लिए उकसाता है। 2025 के उत्तरार्ध में प्रकाशित कई लेखों में यह फ्रेमिंग साफ दिखाई दी, जहां भारतीय युवाओं को आसपास के देशों में चल रहे जेन ज़ेड आंदोलनों के बीच असामान्य रूप से शांत बताया गया, यानी विरोध के एक तयशुदा पैमाने के तराजू पर भारत की जेन ज़ेड के व्यवहार संबंधी रुझानों को तौला गया। इस प्रकार का चित्रण घिसी पिटी औपनिवेशिक रूढ़ियों और अत्याचार साहित्य के उन्हीं चिरपरिचित ढांचों पर आधारित होता है। लेकिन जो बात इस विमर्श को सबसे ज्यादा उलझा देती है वह यह है कि भारतीय युवा अब उस राह पर चल ही नहीं रहा जिस पर चलने की पश्चिमी मीडिया उससे अपेक्षा करता है। उल्टा भारत का युवा वर्ग पश्चिमी मीडिया आख्यानों को परोक्ष रूप से चुनौती देते हुए एकदम विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा है। बाहरी ताकतों द्वारा तय किए गए विरोध के मॉडलों के अनुरूप ढलने के बजाय भारत की जेन ज़ेड अब सांस्कृतिक निरंतरता और सभ्यतागत आत्मविश्वास के आधार पर अपनी अलग दिशा तय कर रही है। ग्लोबल साउथ में लोकतंत्र को हमेशा कमजोर मानने और उसे विरोध व विघटन के जरिए निरंतर सुधारने की पश्चिमी मीडिया की अंतर्निहित धारणा उसी पुराने मैकालेवादी मानस की उपज है जो स्वदेशी भाषाओं, संस्कृतियों, ज्ञान परंपराओं और राजनीतिक परंपराओं को हेय दृष्टि से देखता है। भारत की जेन ज़ेड अब इस विश्वदृष्टि को खुले तौर पर खारिज कर रही है और डीकोलोनाइजेशन के विमर्श से प्रेरित एक सभ्यतागत और सांस्कृतिक घर वापसी को अपना रही है। यही परिवर्तन वामउदारवादी तंत्र के लिए लगभग पूरी तरह कोर्स से बाहर साबित हो रहा है।